डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल मॉडर्न एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अभी हम लोग रेलवे एनटीपीसी मैथ में जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी तरह का प्रश्नों का श्रृंखला हम लोग देख रहे हैं और ये पार्ट 4 होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप 10 जितने भी क्वेश्चन इस पे करवाए जाते हैं, अगर उसमें से आपको जितना क्वेश्चन आप सही बना लिए हैं उसको आप कमेंट में अपनी राय रखिएगा कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए थे। तो देर नहीं करते हुए आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि त्रिभुज पी क्यू आर के अंतः समद्विभाजक एंगल क्यू और एंगल आर एस पर मिलते हैं, तो यदि एंगल पी 75 डिग्री हो तो क्यू एस आर का मान बताइए। ये एएलपी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आपको मैं बताता हूं, अगर इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आपको मिल जाए तो आप मात्र 30 सेकंड में इसको कर सकते हैं। कैसे? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे पी क्यू आर। एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया जिसका नाम है पी क्यू आर। ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। क्यू के समद्विभाजक एंगल क्यू और एंगल आर के समद्विभाजक कहां पे मिल रहे हैं? एस पे मिल रहे हैं। देखिए, और हमें यही पूछा है क्यू एस आर, यानी ये वाला एंगल पूछा है। कभी भी इस तरह का सवाल अगर पूछा जाए तो मात्र आप 30 सेकंड में बना सकते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले अगर यहां पे इस तरह का सवाल पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल पी, ये जो ऊपर वाला एंगल होता है इसका आधा करेंगे। ये ट्रिक लगाना है आपको, लेकिन ये ट्रिक तभी काम करेगा जब एंगल क्यू और एंगल आर, यानी ये दोनों कोण के समद्विभाजक एस पे मिलेंगे। क्यू और आर, ये दोनों कोण के समद्विभाजक अगर एस पे मिलेंगे तो आप ये ट्रिक से इसको बना सकते हैं। पहला है हमारा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल पी। एंगल पी कितना है? ऊपर वाला एंगल का आधा कर देंगे तो 75। 75 का आधा हो जाएगा 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पच्चीस 10। अब इसको जोड़ दीजिए, 9 3 12, 127.5 डिग्री। तो आप हमारा जो आंसर आने वाला है कितना है? 127.5 डिग्री। देखिए, बिल्कुल आसानी से बन गया। आप इस तरह का क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में ही बना सकते हैं। तो ये किसमें डिस्प्ले हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए कितना आसान सवाल था। अगर आपको इस तरह का सवाल कभी भी मिलता है तो आप यही पैटर्न का यूज कीजिए, मात्र 30 सेकंड से कम समय में आप बना लेंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा गया है। सवाल इस प्रकार है, फर्नीचर के 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,945 है। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य बताइए। ध्यान दीजिए, इस तरह के प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले उसका रेशियो लिख लेते हैं, 3:5:7। आप इसमें से बता सकते हैं कि जो सबसे महंगी वस्तु है तो यही है 7 पार्ट जिसकी वैल्यू दी गई। हमें औसत मूल्य दे रखा है 15,945, ये औसत मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, 3 वस्तु का है इसीलिए इसको 3 से गुना कर देंगे तो हमें टोटल मूल्य पता चल जाएगा। 3 वस्तु का मूल्य क्या है, उसमें से हम क्या करेंगे, एक पार्ट की वैल्यू निकालेंगे। एक पार्ट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आप ध्यान दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 5 और 3 8, 8 और 7 15। इसमें से हमें एक पार्ट की वैल्यू मिलने वाला है 3 5 15, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 4 चला गया 25 8 40, 4 चला गया 5 9 45। देखिए एक पार्ट की वैल्यू मिलने वाली है 3189। हमें सबसे महंगी वस्तु पूछा है। सबसे महंगी वस्तु कितना है? 7 पार्ट है। तो 7 से इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 63 का 3 हाथ में 6 बचा, 7 8 56 और 6 कितना हो गया? 62 का 2 हाथ में 6, 7 एकम 7 और 6 13 का 3 हाथ में 1 बचा, 7 या 21 और 1 22। तो सबसे महंगी वस्तु है उसका रेट कितना है? 22,323। ये किस में डिस्प्ले हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरह के सवाल आपको आते हैं तो आप इसी तरह से बनाइएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं।
अब हम ये अगला सवाल देखते हैं, ये जनसंख्या से संबंधित है। इस तरह के सवाल मैंने परसेंटेज में आपको पहले भी करवाया है। तो आइए देखते हैं इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे। सवाल क्या कहता है, पहले वर्ष गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष के दौरान 6% की कमी आई। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 35,532 है। तो पहले वर्ष के शुरू में जनसंख्या कितनी थी? यानी शुरू में क्या होता है, जनसंख्या 5% का वृद्धि हो जाता है और दूसरे साल उसमें 6% की कमी आ जाती है। तो पूछा गया है, आपको बाद में जनसंख्या दिया गया है, पूछा गया जब शुरुआत था उस समय जनसंख्या कितनी थी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वर्ष क्या होता है, ये पहले की जनसंख्या है और ये हमें बाद की जनसंख्या मिलने वाली। सबसे पहले क्या होता है, 5% की वृद्धि होती है। 5% का मतलब होता है 1/20। पहले जनसंख्या 20 थी, अब वृद्धि हो गया तो 1 बढ़ गया, यानी अब 21 हो गया। पहले जनसंख्या 20 थी, अब 21 हो गया। उसके बाद दूसरे वर्ष में 6% की कमी हो गई। 6% का मतलब होता है 3/50, यानी संख्याएं पहले 50 थी, अब 3 घट गया। 50 में से 3 घट के रह गया, कितना हो गया, 47। ये पहले की जनसंख्या थी, 5 दूना 10 यानी 1000। ये पहले जनसंख्या था, अभी कितना है, तो अभी है 47 गुना में 21। 47 गुना में 21। और यही बाद की जनसंख्या हमें दी गई है 35,532। यही बाद की जनसंख्या में 35,532 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको काटते हैं 7 के टेबल से। 7 दिया 21, 7 पचे 35, 0 गया 7, 7 सते 49, 7 छक 42, 5076। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 छक 18, 2 चला गया 27, 3 नवा 27, 3 दूना 6। 47 के टेबल से काटते हैं तो 47 तिया 141, उधर 9 और 19, 28 चला गया 282। 141 का दोगुना 282 होता है, 47 छक 282, यानी एक पार्ट की वैल्यू जो आ गई वो 36 आ गई। तो हमें क्या बोला है, 1000 पार्ट की वैल्यू चाहिए, तो इसको आप 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमें मिलने वाला है 36,000। यानी स्टार्टिंग में इसकी जनसंख्या कितनी थी, 36,000 थी। ऑप्शन नंबर सी में डिस्प्ले है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। परसेंटेज का ट्रिक लगाइए, 1/2 इस तरह से करके आप बना सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यह सवाल ALP 2024 में पूछा गया है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न इस प्रकार है, कक्षा 10 के 3 अनुभागों A, B और C में कुल 120 विद्यार्थी हैं। तीनों अनुभागों का औसत अंक 85 है। अनुभाग B और C का औसत अंक 88 है और अनुभाग A के औसत अंक 78 है। तो अनुभाग A में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 3 अनुभाग दिया गया है, A, B, C, उसके औसत अंक दिए गए हैं। B और C का अलग दिया गया है औसत अंक और A का अलग दिया गया है। सबसे पहले देखिए, इस तरह के सवाल को अगर आपको मिलता है इस तरह का सवाल, तो आप ज्यादा कोशिश कीजिए इस तरह के सवाल में एलिगेशन से बनाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले देखिए, B + C का औसत अंक जो दिया गया है वो है 88। कितना दिया गया है, 88। और A के औसत अंक जो दिए गए हैं वो है 78, यानी 78 दिए गए। और A, B और C के औसत अंक है 85। तो एलिगेशन रूल लगाइए, ध्यान दीजिए। 78 में से 85 घटा दिए तो आपको 7 मिलने वाला है। 88 में से 85 घटा दिए तो आपको 3 मिलने वाला है। देखिए, A में विद्यार्थियों की संख्या 3 पार्ट है और B और C में 7 पार्ट है। और हमें दिया गया है टोटल A, B, C में विद्यार्थियों की संख्या 120 है। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। यानी 10 पार्ट की वैल्यू 120 दे रखी है। एक पार्ट की वैल्यू कितना है, 12। हमें क्या पूछा है कि A में विद्यार्थियों की संख्या क्या है। A में विद्यार्थी कितने हैं, 3 पार्ट है, तो 12 या 36। तो टोटल A में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 36 है। ये ऑप्शन नंबर डी में डिस्प्ले है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। देखिए कितने आसानी से बन गए। अगर आपको इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं कंपटीशन में, तो आप क्या करेंगे, एलिगेशन से बनाएंगे, आसानी से बन जाएंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आरआरबी जेईई 2024 में पूछा गया सवाल था। सवाल क्या है आइए देखते हैं। नीचे दिए गए आंकड़े की माध्यिका ज्ञात कीजिए। जब भी आपको माध्यिका निकालने के लिए बोला जाए तो आंकड़ों को आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी आरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले आंकड़ों को एक बार पुनः लिख लिया जाता है। चलिए आंकड़े को हम पुनः लिखते हैं। आंकड़े जो दिए गए हैं 90, 180, 134, उसके बाद है 68, 52, 152, 88 और लास्ट में है 110। आंकड़ों को हम लोग आरोही क्रम में सजा रहे हैं। तो आरोही क्रम में सजाना है तो सबसे पहले इस पूरे आंकड़ों में सबसे छोटा अंक को लिखेंगे। सबसे छोटा है हमारे पास 52, उसके बाद है 68, उसके बाद है 88, उसके बाद है 90, उसके बाद है 110 यानी 110, उसके बाद है 134, उसके बाद है 152, उसके बाद है 180। ये मैंने आंकड़ों को क्या किया, आरोही क्रम में सजा लिया। आरोही क्रम में क्या होता है, छोटे से हम लोग बड़े की तरफ चलते हैं। तो छोटे से हम लोग सब बड़े की ओर जा रहे हैं। अब अगर आंकड़ों ये पूरे काउंट करेंगे, इस आंकड़ा को काउंट करेंगे। अगर सम संख्या मिल गया जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुछ नहीं करना। अगर सम संख्या मिला तो बीच वाले दो अंक को छोड़ दीजिए। तो 3 इधर काट दीजिए, 3 इधर काट दीजिए, कितना हो गया, 2 बच गए। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 110 और 90 जोड़ेंगे तो 200। 200 को आधा कर दीजिए, 2 से भाग दीजिए 100। तो माध्यिका कितना मिलेगा हमें, 100 मिलेगा। और ये ऑप्शन नंबर ए में डिस्प्ले है, तो ए इज द राइट आंसर। इस तरह के सवाल को आप ऐसे ही बनाएंगे। अगर ये सम संख्या मिले, विषम संख्या मिले तो उसका कुछ और रूल है। तो आप ये समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न आरआरबी जेईई 2024 में पूछा गया था। सवाल क्या कहता है आइए देखते हैं। सवाल है, एक शंकुआर तंबू में 30 व्यक्ति रह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास सांस लेने के लिए जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर का स्थान और 120 मीटर क्यूब की हवा होनी चाहिए। तंबू की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी जो तंबू है शंकुनुमा, उसका हाइट हमें फाइंड करना है। इस तरह के प्रश्न जो है इसी सीरीज के पार्ट 3 में देखने को मिला था। आइए देखते हैं इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक शंकु का फिगर ड्रॉ करना है। ये हमारा शंकु का फिगर है और ये जो पथ होता है ये वृत्ताकार होता है। ये कैसा होता है, वृत्ताकार। अब यहीं पे लोग क्या करेंगे, बैठेंगे। जो जगह है बैठने का वो ये जगह है और ये कैसा है, वृत्ताकार है। कितने लोग बैठेंगे तंबू में, तो 30 लोग बैठेंगे। और सबको कितना मीटर स्क्वायर का स्थान चाहिए, तो 5 मीटर स्क्वायर का स्थान चाहिए। 30 बचे 150, यानी 150 मीटर स्क्वायर ये जगह ये लोग घेरेगा। और ये वृत्त जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर 150 मीटर स्क्वायर गिवन है हमें। अब हम क्या करेंगे, अब लोग यहां बैठेंगे तो इसी रेडियस के अंदर, यानी इसी के अंदर वो क्या करेंगे, सांस लेंगे। तो इसका हम शंकु का आयतन निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30 व्यक्ति हैं और सभी को सांस लेने के लिए 120 मीटर क्यूब हवा की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हमें गिवन है 150। कितना गिवन है, 150। यहां से हम हाइट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले इसको काटेंगे, 3 × 15 1 0, 1 0 से 1 0 काट दिए, 5 × 6 30, 12 × 6 72, यानी h बराबर 72 मीटर। ऑप्शन नंबर बी में डिस्प्ले है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। अब बिल्कुल आसानी से समझ गए, लगभग इसी से मिलता जुलता इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको इसी सीरीज के पार्ट 3 में देखने के लिए मिला था। अगर आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इसी पैटर्न का उपयोग करके आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है। सवाल इस प्रकार है, किसी धन पर पहले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 6% और अगले 4 वर्षों के लिए 7% और 7 वर्षों के बाद 7.5% है, तो 1200 पर 11 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे हल करते हैं।
सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो बोला गया है कि 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 6% है, तो 6 तिया 18%। ठीक है, अगले 4 वर्ष के लिए, अगले 4 वर्ष के लिए 7% है, तो 7 चौका 28%। ठीक है, अब क्या बोला है, 7 वर्षों के बाद 7.5% है, तो 1200 पर 11 वर्ष का साधारण ब्याज। देखिए ये 3 वर्ष और 4, 7 वर्ष हो चुके हैं, और 11 वर्ष में कितना बचा हुआ है, 7 और 4 11, और अगला जो है उसमें से 7.5% रेट लगाए हैं, तो 7 चौका 28, यानी यहां पे 30% होने वाला है। कितना प्रतिशत होगा, 30%। अब टोटल प्रतिशत हम लोग जोड़ देंगे, 30 और 28 58 हो जाएगा, और 18 हो जाएगा 76, 76%। यही 76% आपको 1200 पर निकालना है। कितना पर निकालना है, 1200 पर। तो 1200 का 76% आप निकालिए, आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए, 12 छक 72 का 2 हाथ में 7, 12 सत्ते 84 और 7 91, यानी 912 रुपया। हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 912 रुपया। ये ऑप्शन नंबर डी में डिस्प्ले है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। अगर आपको इस तरह के सवाल मिलते हैं तो आप इसी पैटर्न का उपयोग करके आसानी से उड़ा सकते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न एएलपी 2024 में पूछा गया था। सवाल क्या कहता है, आइए देखते हैं। सवाल है, यदि कॉस का पावर 4 थीटा माइनस साइन का पावर 4 थीटा बराबर के है, तो 1 माइनस के अपॉन 1 प्लस के का मान ज्ञात कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा सवाल है ये, और बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं क्वेश्चन को स्किप करते हैं, लेकिन आज के बाद आपको स्किप नहीं करना है, एक बार ट्राई जरूर करना है। उम्मीद है आप बना सकते हैं इस तरह के सवाल को। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है, उसको एक बार रिपीट लिखते हैं। कॉस का पावर 4 थीटा माइनस साइन का पावर 4 थीटा इज इक्वल टू के। आप देखिए इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, कॉस का स्क्वायर थीटा कीजिए और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि 2 और 2 गुना होने से 4 मिल जाता है हमें। उसी तरह से रिपीट कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर पावर लगा दीजिए, स्क्वायर लगाइए, हो जाएगा। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक बार लिखेंगे प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको हम पहले कैंसिल कर देते हैं। अब हमें क्या मिला है, कॉस स्क्वायर थीटा। आप माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें मिलने वाला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू के। यहां से हमें के का वैल्यू मिला है, यहां से हमें क्या मिला, के का वैल्यू मिला है। जो सवाल है उसमें पुट कर देंगे, हमें आंसर आ जाएगा। क्या दिया गया है, 1 माइनस के और 1 प्लस के। आप ध्यान दीजिए, 1 की जगह पे आप 1 लिखें, माइनस के स्थान पे आप लिखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद लिखिए 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप ध्यान दीजिए, इस माइनस और ये प्लस, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 प्लस, सॉरी, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से 2 कॉमन ले लीजिए आप, जब 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका मतलब होता है टेन स्क्वायर थीटा।
क्या मतलब होता है? tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर सी में डिस्प्ले है, सी इज द राइट आंसर। आप इस सॉल्यूशन को एक बार और देखिए, उसके बाद आप आसानी से इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो आप इस पैटर्न का उपयोग करके बना सकते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं। सवाल क्या कहता है, आइए देखते हैं। एक वस्तु को दो हाथों से गुजरते हुए मूल लागत मूल्य के 40% के कुल लाभ पर बेचा जाता है। यदि पहला डीलर 30% का लाभ कमाता है तो दूसरे डीलर द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत है। देखिए, एक सामान है जो दो हाथों से गुजरता है, ठीक है, अब कुल जो है 40% के लाभ पर बेचा जा रहा है। पहला डीलर जो है 30% का लाभ कमा रहा है, तो दूसरा डीलर कितना कमा रहा है वो बताना है हमें। चलिए, इस तरह के सवाल को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर वस्तु की सीपी जो है 100 है, यानी 100 रुपए है, यही मान लेते हैं, तो कुल जो है 40% के लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी 140। 100 की वस्तु को 140 में बेचा गया। 100 की वस्तु कितना बेचा गया? 140 में। ठीक है, अब आगे बोलता है यदि पहला डीलर 30% का लाभ कमाता है, ठीक है, पहला डीलर जो है 100 की वस्तु को दूसरे डीलर को कितना में दे देता है, ये दूसरा डीलर हो गया है ना, इसको दे देता है 100 की वस्तु को 130 में। 100 की वस्तु कितना दे दिया? 130 में। ये इसको चिपका देता है 140 में। तो पहला वाला तो 30% का लाभ कमा लेता है, दूसरा वाला कितना कमाता है? दूसरा वाला कमाता है 10। 130 की वस्तु कितना बेच दिया? 140 में, क्योंकि यही उसका सीपी है। तो 10 रुपए में 10 रुपए उसका लाभ हुआ। अब किससे लाभ होता है? तो 130 से, बट्टा में 130 गुना में 100। देखिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, तो 10 और 10 का गुना कीजिए 100 बट्टा में 13, 13 सत्ते 91 और यहाँ पे 9, यानी 7.9 बट्टा 13%। 7.9 बट्टा 13% का लाभ दूसरा डीलर जो है कमाता है। ये ऑप्शन नंबर डी में डिस्प्ले हो रहा है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए। अगर आप हमारा वीडियो YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर रखिए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, या इससे एडवांस क्वेश्चन होने चाहिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।